व्हील चेयर के ऊपर मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, उन्होंने इस चेयर पर बैठ कर के वो कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे सुनकर आप दांतों तले अंगुली दबा देंगे। मेरे साथ है भगवान सिंह जी चौहान और ये खुद बताएंगे अपने जीवन की दास्तान। भगवान सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी आपने एक ये जो मैंने ये सुना है कि नर्सिंग कॉलेज में आपके 30 से ज़्यादा कॉलेज है, तो इतनी बड़ी एम्पायर आपने खड़ी की, तो आप सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत किया, आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति क्या थी, वो किस स्टेज से आप उठे? उगम में एक छोटे से गांव गोविंदपुरा से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मीडियम परिवार रहे। फादर पहले मिलिट्री में थे, रिटायर्ड हो गए और गांव में विराजते हैं। ये गोविंदपुरा कोटा ज़िले में? ये टोंक ज़िले में है, टोडा रायसिंह के पास छोटा सा गांव है, टोडा रायसिंह तहसील के अंदर। वहाँ पर ही मैंने करीब 12वीं तक की शिक्षा वहीं गांव से करीब हम 3 किलोमीटर स्कूल थी, वहाँ जाते थे, साइकिल से जाते थे और पिताजी हमारे को भेजा करते थे और वहीं से हमने पढ़ाई की। उसके बाद में फिर 12वीं की शिक्षा हमने सीनियर हाई सेकेंडरी टोडा रायसिंह से करी और ग्रेजुएशन की शिक्षा हमने टोंक गवर्नमेंट कॉलेज से करी और उसके बाद में हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB करी वहाँ से। और उस टाइम से छात्र राजनीति का हमारे शुरू से शौक रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज में थे जब भी छात्र राजनीति में इलेक्शन में लड़े वहाँ पर और छात्र राजनीति में काफ़ी काम करते थे। और बाद में क्या है कि जैसे गवर्नमेंट में कई जॉब लगे, मेरे तो जो गवर्नमेंट जॉब में करना पसंद करता है ना, बिजनेस का शुरू से बिजनेस का शौक रहा। आपके बारे में सुना है कि आप RS सेलेक्ट हो गए थे? RJS में सेलेक्ट हो गया था, फिर वो मैंने किया नहीं। उसमें मेरे फादर वगैरह काफ़ी नाराज़ हुए मेरे से। मतलब एक RJS जैसी मजिस्ट्रेट की नौकरी छोड़ दिया आपने? वो क्या शुरू से ये था ही, एक नेतागिरी का शौक था, एक ये बिजनेस का शौक था। फिर बिजनेस लाइन में मैंने हुक्म क्या किया, एजुकेशन लाइन में घुसा मैं। तो एजुकेशन लाइन में मैंने 2002 में शुरू में मैंने फर्स्ट कॉलेज डाला था, डिग्री कॉलेज डाला था उनियारा में। नहीं, तो आप तो लॉ के स्टूडेंट थे, तो शिक्षा से तो जुड़े हुए नहीं थे। शिक्षा ली जरूर, लेकिन अध्यापक तो नहीं थे? अध्यापक नहीं था उगम, पर क्या है अध्यापकों के क्या हमारा जो फील्ड ऐसे रहा, ऐसा ग्रुप था हमारे जो पढ़े इस तरह जैसे टीचर्स वगैरह के साथ रहना करना, इस तरह का हमारा शुरू से इस तरह का वो रहा। और सामाजिक कार्य भी हम करते रहते थे, मतलब अध्यापकों के साथ रहे। ये था। और फिर विकलांगता के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया। विकलांगों के लिए मैंने फर्स्ट बार मैंने उगम विकलांग विवाह सम्मेलन करवाया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये मतलब किस उम्र से है? ये मैं जब 7 साल का एज में था, जब मेरे पोलियो हो गया था। अच्छा अच्छा। 7 साल जब तक मैं ठीक था, 7 साल की एज में फिर मेरे पोलियो हो गया था। उससे बाद उस टाइम फिर मैं हैंडीकैप हो गया। अच्छा, 7 साल में ही आप हैंडीकैप हो गए थे। और ये सारी की सारी आपने ये जो संघर्ष है इसी हालत में किया? इसी हालत में किया। उस टाइम का 7 साल के बच्चे को पता भी नहीं रहता ठीक थे क्या थे, उसी स्थिति में तो देखा, इसी स्थिति में रहा मैं शुरू से। तो ये जब आपने ये जो डिग्री कॉलेज स्थापित किया, तो फिर ये आपने जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, आज इतनी सारी कॉलेज हैं, तो उनके बारे में बताइए। 1998 में हमने फर्स्ट बार एक विकलांग विवाह सम्मेलन किया था। फर्स्ट बार हैंडीकैप उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, आत्मविश्वास करके, हैंडीकैप के ऊपर 200 पेज की एक पुस्तक लिखी है मैंने विकलांग के ऊपर। तो वो मैंने किया था। तो उसमें एक GS संधू सेक्रेटरी हुआ करते IAS, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। तो उस टाइम वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा, यार भगवान सिंह तो ऐसे सामाजिक कार्य करता रहता है, तो क्यों नहीं ये एक इस तरह के एजुकेशन फील्ड से जुड़ के ये कॉलेज वॉलेज का काम कर। तो मैंने उस टाइम में 2003 में फर्स्ट डिग्री कॉलेज लिया मैंने। फर्स्ट डिग्री कॉलेज लिया जिसमें करीब मेरे 500 स्टूडेंट आए उसमें। फिर उसके बाद में हुक्म फिर हमने टोंक में डाला, फिर देवली में डाला, फिर भीलवाड़ा में डाला और फिर हम उस कॉलेज से हम चलते गए। तो इस टाइम में हमारे पास करीब अब तक हमारे पास 25 कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, होटलों का भी चल रहा है और चलता ही रह रहा है। कभी कौन सा कोर्स फिर पॉलिटिक्स में भी जुड़ गए। तो अभी आपकी जो कॉलेजें हैं उनमें सारे कोर्स चल रहे हैं? सारे कोर्स चल रहे हैं। उसमें करीब 8 तो नर्सिंग है। हाँ। और करीब 8-10 BEd है, स्पेशल BEd है, मेंटल रिटार्डेड स्कूल है, डीप डम स्कूल है और जनरल स्कूल है, जनरल कॉलेज है। इस तरह करीब 32 के आसपास कोर्स चल रहे हैं। तो जो दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि भाई उनके संधू साहब ने कहा उनके लिए काम करो, तो उसके लिए फिर आपने क्या क्या किए? उसके फर्स्ट हमने विवाह सम्मेलन करवाया। हाँ। विकलांगों में ये भावना नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने हिंदुस्तान का पहला विवाह सम्मेलन हुआ था वो। अच्छा अच्छा। हाँ। कहाँ पर हुआ? ये हमने टोंक में करवाया था। टोंक में? हाँ, टोंक में फर्स्ट सम्मेलन हुआ था।
तो ये एक, उसके बाद में एक योजना बनाई फिर गवर्नमेंट ने, उसको देख के ही गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, सम्मल योजना बनाई डिपार्टमेंट ने, उसी को देख के। और उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से लड़कियों को तैयार किया, लड़कों को तैयार किया। और उसके बाद में फिर हमने इसके ऊपर तो मेरे को गवर्नर अवार्ड भी मिला। फिर ये मैंने काम करके दिखाया गवर्नमेंट को। तो उसके बाद मेरे फिर उसमें विकलांगों के लिए फिर मैंने जैसे कैंप लगवाना फिर ये डी ब्रह्म स्कूल जब तो चालू किया मैंने, डी ब्रह्म मूक बधिर विद्यालय उस टाइम में। फिर मेंटर रिटायर्ड का आज तो बहुत बड़ा स्कूल है टोंक जिले का, मेंटर रिटायर्ड का, फिर 250-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो बधिर जो बच्चे होते हैं, मतलब जो सुन नहीं पाते, उनके लिए भी होता है? उनके लिए भी होता है। और जो देख नहीं पाते उनके लिए भी है हुक्म। डीप डम मेंटर रिटायर्ड, अच्छा अच्छा, दोनों का विद्यालय है, टोंक जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है। हमारे सीकर में भी एक महिला है, वो जो दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो अपने प्रयास से चलाती है। वो अपने प्रयास से चलाते हैं। हम गवर्नमेंट से हम उसमें कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, गवर्नमेंट इसमें ऐड वगैरह देती है, पर नहीं लेते हम उसमें। क्या अपने और कॉलेजों का जो भी होता है उसे वो बच्चों के ऊपर ही करते हैं, उसमें खर्चा। तो एजुकेशन के अंदर और भी जैसे आपकी जो जितने कॉलेजेज हैं, तो उनमें जो दिव्यांग बच्चे आते हैं उनको आप किस तरह की सुविधाएं देते हैं? उनके लिए कोई छूट होती है क्या? मतलब किस तरह की सहायता करते हैं? हमारे पास में जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, कोई सा भी कोर्स हो, हम उससे फीस नहीं लेते। अच्छा, हाँ, हैंडीकेप और करीब इस टाइम में 356 के आसपास हमारे पास एम्प्लॉयज़ है सारे मिला के, जिसमें करीब आप ये देखो करीब 50 के करीब तो हैंडीकेप ही है हमारे पास। अच्छा, एम्प्लॉय आप उनको एम्प्लॉय भी रख लेते हैं? एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं, और हैंडीकेप से तो फीस लेते ही नहीं है। अच्छा, फीस भी उस फीस नहीं लेते, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे नर्सिंग हो, बीएससी हो, एमएससी हो, बीएड हो, लेते नहीं उनसे। आप जो है ना, मतलब एक खुद दिव्यांग होकर के और इस चेयर पे बैठ के आपने इतनी मतलब बड़ी एक एम्पायर खड़ी कर दी, तो ये इस कॉन्फिडेंस तो आप मतलब छलक रहा होगा। ये तो ईश्वर की देन है। अपन तो करने वाले, अपन ने मेहनत करी, ईश्वर ने उसका वो दिया, और आज अब इस योग्य है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिताजी हैं अभी? हाँ, पिताजी हैं। तो अब पिताजी जो जज की नौकरी आपने छोड़ी, तो अब आपकी जो एम्पायर देख करके अब वो क्या सोचते हैं? नहीं, अब तो पिताजी खुश है। अब तो भाई वो उसमें क्या करते, जो इसमें कर लिया उसमें आज पूरा राजस्थान जानता है। खुश है मतलब है मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब तो गर्व करते हैं ना कि भाई वो बढ़िया रहा, नहीं तो जज बनता तो वही एक सिर्फ नौकरी रहती। बिल्कुल, अब तो फादर का बिल्कुल स्नेह है। अब तो पधारते हैं, पहले तो बीच में तो बातचीत करना बंद कर दिया था। ये कहते भैया ये काम उधर ही करो, इधर ये काम मत करो, उधर टोंक में करो, गाँव में मत करो ये काम तुम। और अब बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची। तो वो भी एजुकेशन में आपके साथ ही बिजनेस संभाल रहे हैं? छोटे बच्चे अभी छोटे? अभी बेटा 12 साल का है, बेटी 14-15 साल की है। सामाजिक सरोकारों से भी यहाँ पे मैंने सुना है कि आप बहुत जुड़े रहते हैं, तो किस तरह के सामाजिक सरोकार, मतलब क्या निभाते हैं सामाजिक, किस तरह से निभाते हैं? मेरे फादर अभी राजपूत सभा के अध्यक्ष है टोंक जिले के। अच्छा, दूसरी बार अध्यक्ष है फादर। और छोटा वाला भाई ये भी प्रदेश महामंत्री है, बीजेपी का महामंत्री है, यूथ का, इसका राजपूत समाज के लिए वो काम करते रहते हैं। और शुरू से प्रेरणा मिली है समाज के लिए काम करने का, फादर से ही प्रेरणा मिली है। तो आप कई बिजनेस के बाद में राजनीति में भी जुड़ गए, समाज सेवा भी चालू हो गई, सारा कुछ चालू हो गया है। हुक्म। और जज बन करके यदि समाज सेवा करते तो लोग जातिवाद का आरोप लगाते कि फैसलों में जातिवाद कर रहा होगा ये। नहीं, हुक्म सही है, ये बात सही है कि उस फील्ड में रह के इतना काम नहीं कर पाते जो आज यहाँ कर रहे हैं अपन, और जो लोगों को अपन मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को अपन जिस तरह से अपन उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाते उस। कभी तो ये सोचते होंगे कि ये तो सोचा ही नहीं था, इतना बड़ा हो गया है। अब ये तो ईश्वर की देन मानता हूँ, मैं तो प्रभु की देन मानता हूँ कि इस योग्य बनाया और आज अपन कर रहे हैं। अपन तो नाम मात्र है, करने वाले सब करने वाला ईश्वर है। एक हमारे राजपूत समाज में खासकर एक नेरेटिव सेट है कि साहब राजपूत लड़के हैं, वो तो बिजनेस तो कर नहीं सकते, इनको तो बस नौकरी कर लो। तो लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ और राजपूत जहाँ मुझे बिजनेसमैन मिलते हैं, तो मैं पाता हूँ कि वो जीरो से उन्होंने शुरू किया और एकदम ऊंचाइयाँ छुई है उन्होंने, मतलब वो पूरे सफल रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद समाज के अंदर एक नेरेटिव सेट है कि भाई बिजनेस में राजपूत सक्सेस नहीं होते, उनको तो नौकरी कर लेनी चाहिए। तो राजपूत जो यूथ है, जो नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही, उनको क्या संदेश देंगे आप? हुक्म ये क्या है कि अपने समाज में शुरू से ही बिजनेस किया नहीं। अपने ये तो खेती का काम रहा, ज़्यादातर राजाओं का ये ऐसा काम रहे। अपने बिजनेस के काम तो राजपूत बच्चे सोच नहीं सकते नौकरी का। और गांव की ऐसा है, गांव में बिजनेस के बारे में सोचते कम है। पढ़ लो नौकरी बनाओ, मास्टर बन जाओ और गवर्नमेंट जॉब में चलाओ, ये सोच रहती है। बाकी जो जिस बच्चे की, जिस लड़के की, जिस व्यक्ति विशेष की अगर बिजनेस की सोच रहती है और दिल से अगर सोचता है, तो बिजनेस में वाकई में राजपूत समाज का बच्चा सक्सेस होता है।
अब यहाँ पर टोंक यहाँ की स्थिति देखिए आप, यहाँ पर कोटा में राजपूतों के जो बना लोग हैं जिनके कोई इस तरह का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है इनका, पर जो बिजनेस में आए उन्होंने बिजनेस को एक नंबर बनाया उन्होंने। तो उनके लिए संदेश, बच्चों को संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? शिक्षा क्या, मतलब शिक्षा देंगे, क्या करना चाहिए उनको? मैं तो ये शिक्षा दूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान दें, नौकरी को कम तवज्जो दे, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। अपना सेल्फ बिजनेस होना चाहिए जिससे अपन लोगों को ओबलाइज भी कर सकें और बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। राजनीति में भी तभी आ सकते हैं जब पैसा होगा, नेचुरल पैसा व्यापार से आएगा। व्यापार से आएगा। आप राजनीति में नहीं, समाज का भी आप कुछ उत्थान नहीं कर पाओगे भाई। नौकरी से आप अपने परिवार का उत्थान कर लोगे, बाकी ना समाज का उत्थान कर पाओगे, न आप राजनीति पॉलिटिक्स में भी आप आ पाओगे। पॉलिटिक्स में भी आज बिना पैसे कुछ नहीं होता है। तो सुना आपने, भगवान सिंह जी ने जज की नौकरी छोड़ी, और कोई भी, इनके पिताजी भी नाराज़ हुए उस टाइम, कह रहे हैं कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया था कि एक दिव्यांग होकर के इन्होंने जज की नौकरी छोड़ी तो ये क्या धंधा कर लेंगे, ये को क्या मेहनत कर लेंगे। उसके बावजूद इन्होंने कभी भी अपने कैरियर के अंदर इस स्थिति को आड़े नहीं आने दिया, और इन्होंने वो तरक्की की कि जो अभी आपने सुनी होगी कि आज इनके पास 30 से ज़्यादा कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, जहाँ पे हर विषय की पढ़ाई की जाती है। और साथ ही इन्होंने जो दिव्यांगों के लिए जो काम किया है, आज अभी जैसा कि आपने बताया कि 50 से ज़्यादा तो दिव्यांग इनके यहाँ नौकरी करते हैं, और 350 ज़्यादा बच्चों की ये फीस नहीं लेते, उनको पढ़ाते हैं। तो इतना सब कुछ इन्होंने जो किया, समाज के लिए किया, समाज के लिए भी आज ये 2 पैसे खर्च कर सकते हैं। इनके जो भाई हैं वो राजनीति के अंदर भी हैं, क्योंकि व्यापार है तो पैसा है, पैसा है तो आप राजनीति भी कर सकते हो, समाज के अंदर उठ बैठ भी सकते हो। तो आपका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत लड़कों को बिजनेस में आना चाहिए, नौकरियों के पीछे जो ये भागदौड़ है ये छोड़नी चाहिए। धन्यवाद।